आप सब लोग का फिर से स्वागत है फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्स के मॉड्यूल 1 की वीडियो में, जिसमें हम मिथ्स अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग बस्ट करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत खतरनाक डेटा देना चाहता हूं। अमेरिका में हर 100 में से सिर्फ 4 लोग ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। यानी कि जब 100 लोग का हम पॉपुलेशन का बेस देखेंगे तो 96 पीपल विल डाई वर्किंग। और यही वॉरेन बुफे एक बात कहते थे, वो कहते थे कि इफ यू डू नॉट हैव अ सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम यू विल डाई वर्किंग। इफ यू हैव ओनली वन स्ट्रीम ऑफ इनकम यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। वो ये सारी बातें करते थे और वहां पे यूएस में यही सिचुएशन है। और अगर यूएस में ये सिचुएशन है तो आप इंडिया में समझ सकते हैं कितनी खराब सिचुएशन होने वाली है। तो हमें जो है लाइफ टाइम में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक गोल बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम जो है अपने लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। नहीं तो जिंदगी भर एंड ऑफ द डे तक हमें सिर्फ काम करना पड़ेगा ताकि हम अपने बिल्स भर सके। और इन्फ्लेशन जो हमारे पीछे एक शेर छोड़ दिया गया है, जो चीजों के प्राइस बढ़ते रहते हैं, वो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए और हमेशा हमें काम करते रहना पड़े ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं जो आपके माइंड में बैठा दी गई हैं और आपको बताया गया है कि यही इसी तरीके से फाइनेंस चलता है। सबसे पहला है हाउस प्राइसेस ऑलवेज गोज अप। ये जो मिथ है ना, इसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने करीबन 11 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम किया है। आई वाज द यंगेस्ट चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर इन रियल एस्टेट सेक्टर। तो मैंने रियल एस्टेट में देखा है कि बारिंग ये 2020 से लेकर 2024 का बूम या फिर 2009 से लेकर 2012 का बूम, उसके अलावा मार्केट प्राइसेस मोस्टली फ्लैट रहे हैं। अगर आप बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर कहीं भी हाउस प्राइस इंडेक्स देखेंगे ओवर अ 10 to 15 ईयर पीरियड, हाउसेज हैव इंक्रीज्ड बाय लेस देन 5% पर एनम। यानी कि सालाना सिर्फ 5% से कम की ग्रोथ हुई है, जबकि एफडी में 7% से ज्यादा की जो है रिटर्न्स मिलते हैं। यानी हाउस रखना या हाउस खरीदना तो एफडी से भी खराब हो सकता है अगर आप लंबे समय के रिटर्न्स को देखो। हाँ, अगर आप शॉर्ट पैचेस देखो 2020 से 2024 देखोगे तो ऑब्वियसली जो है प्राइसेस करीबन 50-60% बढ़ गए, यानी सालाना 12-14% भी बढ़े हैं। पर ये चीजें कंटिन्यूअस नहीं रह सकती ओवर लॉन्ग टर्म, ये हमेशा एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज ये है कि रियल हाउसेज में जो है वो आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट शुरू में ही आपसे 10-15% ले लेती है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन 5 to 7% होती है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन 5% के आसपास, जीएसटी होती है, अदर चार्जेस होते हैं। तो करीबन 10% तो मिनिमम आपका बाहर जल्दी पहले ही चला जाता है, जिस वजह से आपके रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन हमेशा कम हो जाते हैं। सेकेंड है होम इज एन इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर आप घर लेके उसको किराए पे देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जो आपके लिए आज नहीं तो कल कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। अगर आप उस घर में रह रहे हैं तो वो आपका जो है इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा, वो आपका पर्सनल एसेट माना जाएगा। आप जो उसकी ईएमआई दे रहे हैं वो एक तरीके का रेंट है। अच्छा, लोगों के मन में ये बात आती है कि मैं तो घर को ओन करता हूं, मैं तो घर का मालिक हूं। आप गलत है। घर का मालिक बैंक है, आप उसको भाड़ा दे रहे हो, ज्यादा भाड़ा दे रहे हो, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भाड़ा दे रहे हो। आप उसके मालिक उस दिन बनोगे जिस दिन आप उसको सारा लोन चुका दोगे और पेपर आपको वो वापस कर देगा। पेपर आपके नाम पे है पर आपके कब्जे में नहीं है। कब्जा जो है वो बैंक के पास है पेपरों का। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो वो आके बैंक आके घर पे बैठ जाएगा, घर बेचेगा और अपना रिकवरी लेके आपको बैलेंस पैसा दे देगा। तो ये भी एक मिथ है कि हाउस इज एन इन्वेस्टमेंट, होम इज एन इन्वेस्टमेंट। होम इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ओनली एन इन्वेस्टमेंट इज जहां पे आपको रेंट आता होगा, उसे हम इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। तीसरा है, पिछले 4 साल में इक्विटी मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो सबने बोला पुट ऑल मनी इन इक्विटी, सब कुछ पैसा इक्विटी में डाल दो, सब कुछ इक्विटी में डाल दो। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। हमेशा वेल डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए ताकि आगे जाके कभी इक्विटी मार्केट्स ऊपर नीचे हो तो आपके अदर एसेट्स आपको प्रोटेक्ट कर ले, आपके पास एक कुशन हो ताकि मार्केट में जब आप गिरे तो एक कुशन पे गिरे। ऐसा ना हो कि आप एक बॉटमलेस पिट में गिर जाए, इतना आपने इक्विटी में एक्सपोजर लिया हो कि सडनली मार्केट अगर 20% क्रैश करी तो आपका पूरा, हम जैसे हिंदी में कहते हैं, सुपड़ा साफ हो जाए। तो ये एक तीसरी चीज आप ध्यान रखिए कि नेवर पुट ऑल द मनी इन इक्विटी। एसेट डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, जो मैं आपको मॉड्यूल 4 में सिखाऊंगा। फोर्थ है, आई कैन टाइम द मार्केट। भाई नो बडी कैन टाइम द मार्केट। इस दुनिया में कोई, वॉरेन बुफे से लेके पीटर लिंच से लेके राकेश झुनझुनवाला से लेके राधा कृष्ण दमानी तक, कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाया है। सब लोग जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से वो पॉजिटिव्स भी देखते हैं, नेगेटिव्स भी देखते हैं, पॉजिटिव्स भी देखते हैं, नेगेटिव्स भी देखते हैं। पर क्योंकि इक्विटी मार्केट ऐसे ओवरऑल ऐसे चलती है तो वो एक लंबे समय पीरियड में पैसा बना लेते हैं। तो यू कैन नेवर टाइम द मार्केट बट यू कैन ऑलवेज स्पेंड टाइम इन द मार्केट। यानी मार्केट में जितना ज्यादा देर बने रहेंगे उतना आपका पैसा बनाने का चांसेस ज्यादा होगा। तो डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, यू कैन नेवर डू इट। मे बी वंस और ट्वाइस यू विल बी राइट, बट जिस दिन आप गलत होगे उस दिन आपने जितना पैसा बनाया होगा उसका डबल पैसा खो के जाओगे। क्या आपको पता है एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान में क्या फर्क होता है?
जो अमीर इंसान होता है वो खर्चों को सेविंग्स के बाद करता है, और जो गरीब होता है वो खर्चों को सेविंग से पहले करता है। अगर आप भी इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल के अमीरों की तरफ बनना चाहते हैं तो उनकी तरफ फाइनेंसेस को मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं हूं संजय कथूरिया, सीएफए, और मैंने अपनी लाइफ में 40 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाली थी। और मैं ये क्यों कर पाया? क्योंकि मुझे वो सीक्रेट्स पता चल गए थे जो अमीर लोग यूज करते हैं अपनी वेल्थ को मैनेज करने के लिए, और वो सारी चीजें पैकेज करके मैं लेके आया हूं एक ब्यूटीफुल फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स में, जिसमें हम बेसिक से लेके बजटिंग से लेके इंश्योरेंस कैसी सिलेक्ट करें, कौन सी सिलेक्ट करें, कब निवेश करें, किस में निवेश करें, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कैसे करें, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कैसे करें, और एंड में अपने टैक्सेस को कैसे मैनेज करें उन अमीर लोगों की तरह जो आज फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। तो देर किस बात की है भाई, जल्दी जल्दी इस कोर्स को एनरोल कीजिए और मेरे साथ चलिए इस अमेजिंग जर्नी पे, जहां पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं। नेक्स्ट है नो रिस्क ओनली एफडी। भाई मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता, मैं बहुत डरता हूं कल को मार्केट्स क्रैश हो गई तो, कल को जिसको मैंने पैसा एफडी में अगर थोड़ा हाई पेइंग एफडी दिया उसको कंपनी बंद हो गई तो। आपके माइंड में हमेशा रिस्क 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 रहता है। पर आपको ये याद बता दूं कि अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आपके रिटर्न्स इतने कम होंगे कि वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा आपके लिए। आपका पैसा डिप्लीट होने लगेगा और आपको अबव एवरेज रिटर्न्स ना मिलने के कारण आपको हमेशा एक आपकी इन्फ्लेशन आपके कैपिटल को खाती रहेगी। आपका परचेज पावर जो होगा आपके पैसे का वो कम होता रहेगा। तो नो रिस्क इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क। नेक्स्ट है इंश्योरेंस इज एन इन्वेस्टमेंट। देखिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग चीज है। इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट इसलिए मिक्स कर दिया जाता है क्योंकि जैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस होता है आपको लगता है हाँ यार मेरे को कल को कुछ नहीं हुआ तो मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। अरे भाई, आप अपफ्रंट कितना बड़ा पैसा दे रहे हो। इसके लिए मैं आपको एक लाइव आर्टिकल दिखाता हूं, और बाय चांस जिस दिन मैं शूट कर रहा हूं उसी दिन का आर्टिकल है। जीरोधा के को फाउंडर ने एक बात कही है। जीरोधा को फाउंडर नितिन कामत इन अ पोस्ट ऑन लिंक्डइन हैज फ्लैग्ड द सर्ज इन सेल्स ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का मतलब होता है जिन इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्टमेंट का भी एलिमेंट होता है। यूनिट लिंक यानी मार्केट लिंक। वाइल यूलिप्स प्रॉमिस, ये उनका स्टेटमेंट है, वाइल यूलिप्स प्रॉमिस द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, द रियलिटी इज दे ऑफर द वर्स्ट ऑफ बोथ। यानी कि ना ही आपको अच्छी इंश्योरेंस ऑफर करते हैं, ना ही आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑफर करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत कह रहे हैं। आगे जाके उन्होंने एक और चीज कही है, कामत एडवाइजेस कंज्यूमर्स टू सेपरेट देयर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस नीड्स। यू आर बेटर ऑफ इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स एंड बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी आप म्यूचुअल फंड्स में डाल दो और आप टर्म पॉलिसी खरीद लो, आपकी सिचुएशन मच बेटर हो जाएगी। मैंने भी यही किया हुआ है, मैंने टर्म इंश्योरेंस खरीदी और मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में डाला है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूंगा पूरे कोर्स में, इसके ऊपर एक कंप्लीट मॉड्यूल रखेंगे। नेक्स्ट सेवेंथ मिथ है आई एम सुपर फिट, मुझे कोई मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग है ना, कभी कभी कंपनी 1-2 लाख की इंश्योरेंस करा देगी तो वो रख लेंगे, कभी खुद जाएंगे तो 1-2 लाख की इंश्योरेंस कराएंगे क्योंकि 80C में बेनिफिट मिलने वाला है। अरे भाई, आपकी हेल्थ है, हेल्थ केयर कॉस्ट हैव गॉन अप मोर देन 2 टाइम्स ओवर द लास्ट 4 to 5 years। 5 साल में, पिछले 5 साल में हेल्थ केयर कॉस्ट डबल से ज्यादा हो गई है। यानी हेल्थ केयर इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो 12 से 14% साल की इन्फ्लेशन है। म्यूचुअल फंड से ज्यादा तो हेल्थ केयर जो है महंगा हो रहा है। तो भाई अपनी इंश्योरेंस रख लो। मैंने खुद ने 20 लाख से ऊपर की इंश्योरेंस रखी हुई है ताकि कभी मुझे दिक्कत ना आए इसमें, और उसमें प्रीमियम में बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ता है। आप यंग हो, आज ही ले लो और आज ही अपने आप को सिक्योर कर लो। पर यह सोचना कि मैं तो बहुत फिट हूं, मुझे मेडिकल इंश्योरेंस नहीं चाहिए, आप ये गलती मत करना, क्योंकि फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं बॉडी में और इंटरनल डैमेजेस आ रहे हैं बिकॉज हम गलत खाना खा रहे हैं, गलत हवा ले रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रही हैं जिस वजह से हम अनफिट हो गए हैं। तो ये अजम्पशन कभी मत रखना। और 8 है कि फाइनेंस तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है, मेरे लिए नहीं है। आपको ये तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है भाई, आपके लिए भी फाइनेंस है, आपको समझ तो आना चाहिए ना। अगर आपको समझ आएगा तो ही तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम करवा पाओगे, नहीं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम कैसे करवाओगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स फाइल करेगा, पर आपको टैक्सेस का भी नॉलेज होना चाहिए, बेसिक फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए सही काम कर सके। दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आप है ना बॉटम ऑफ द पिरामिड हो। आप लोग ये समझो कि आपके क्या रिटर्न्स बनते होंगे साल के, 2 लाख 3 लाख रुपए। वो तो कंपनीज के रिटर्न्स भरता है जिनके लाखों करोड़ों रुपए के टैक्स होते हैं। तो वो आप पे फोकस भी नहीं कर रहा, तो आपकी फाइल तो वो ऐसे ही भर के दे देता है। पर अगर आप
थोड़ा बहुत नॉलेज रखोगे तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आप बात कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भाई ये आपने गलत मैथमेटिक्स करी है, इसमें मेरे को और पैसा बच सकता है। तो इसको भी पता चलेगा कि हम जो है मस्ती नहीं कर सकते इस आदमी के साथ, जो है क्लैरिटी के साथ इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी नॉलेज है। तो आप भी नॉलेजेबल हुई है। मैं नहीं कह रहा कि आप टैक्स कोड समझ लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, बट बेसिक जो चीजें हैं टैक्सेस की, जो इस कोर्स में हम सिखाएंगे, उतना बात आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ फाइनेंस आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बात कर सके और वो आपको रिस्पेक्ट करे और आपके राइट रिटर्न भरे। तो दोस्तों ये 8 मिथ्स है जो आपको रोकती है बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से, बेटर इन्वेस्टमेंट्स करने से। आई होप आपको ये मीनिंगफुल लगा हो, और इसमें से आपके कौन कौन से मिथ्स थे ये जरूर जो है आप अपने एक पेपर पेन लेके नोटबुक में जरूर लिख देना। ये मेरे 3 से 4 मिथ्स थे जो आज इस वीडियो को देख के, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स देख के आपके ब्रेक हुए हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे इस कोर्स को हम आगे लेके जाएंगे।